हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वो है IMNCI। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इसी लेक्चर को इंग्लिश में देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। IMNCI क्या है? IMNCI बाल स्वास्थ्य के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है, एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है जो पूरे बच्चे की भलाई पर केंद्रित है। यानी सिर्फ एक बीमारी पे नहीं, पूरी होल चाइल्ड के ऊपर। IMNCI का उद्देश्य है बच्चों की मृत्यु, बीमारी और विकलांगता को कम करना और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के भी बेहतर विकास और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। IMNCI की जरूरत क्यों पड़ी? अस्पतालों में चिकित्सा के लिए लाए गए बच्चे अक्सर एक से अधिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जिससे एक निदान असंभव हो जाता है। IMNCI एक एकीकृत रणनीति है जो विभिन्न कारकों को ध्यान में रखती है, जो बच्चों को गंभीर जोखिम में डालती है। यह प्रमुख बचपन की बीमारियों यानी जो मेन चाइल्डहुड इलनेस है, उनके कंबाइंड ट्रीटमेंट का संयुक्त उपचार को सुनिश्चित करता है। टीकाकरण और बेहतर पोषण के माध्यम से बच्चों की रोकथाम पर जोर देता है। बैकग्राउंड क्या है IMNCI का? IMNCI कैसे ये स्ट्रेटेजी तैयार हुई? 1990 के दशक में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ तथा अन्य कई एजेंसियों ने मिलकर बाल स्वास्थ्य की जो चुनौती है उसका एक जवाब दिया। किस रूप में? IMCI के बारे में। यह बच्चों की बीमारी के एकीकृत प्रबंधन के रूप में जानी जाने वाली एक रणनीति है और इसी रणनीति का विस्तार भारत में भी किया गया, पर उसमें थोड़ा सा एक एडिशन किया गया कि सभी नवजात शिशुओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया और इसे नवजात और बच्चों की बीमारी के एकीकृत प्रबंधन मतलब IMNCI के रूप में इसे फिर से नाम दिया गया और इसे RCH2 प्रोग्राम में शामिल किया गया। IMNCI के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? एक तो नवजात और बच्चों की मृत्यु को कम करना, इनमें बीमारी और विकलांगता को कम करना, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच बेहतर विकास को बढ़ावा देना और OPD सेटिंग में बच्चों की बीमारियों का सटीक पहचान या डायग्नोसिस करना। IMNCI के कंपोनेंट्स या घटक। IMNCI के 3 घटक हैं। पहला है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल या स्किल में सुधार करना, दूसरा स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार और तीसरा पारिवारिक और सामुदायिक प्रथाओं या प्रैक्टिसेस में सुधार। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल में सुधार। स्वास्थ्य प्रदाताओं के कौशल में सुधार ज्यादातर नैदानिक और संचार कौशल को संदर्भित करता है, मतलब उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देता है और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पूर्व सेवा शिक्षा और इन सर्विस प्रशिक्षण दोनों को शामिल करता है। यानी ट्रेनिंग के दौरान और जॉब के दौरान उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती है। दूसरा है स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। IMNCI रणनीति का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार में नीति, नियोजन, प्रबंधन, वित्त पोषण, कार्य का संगठन, स्वास्थ्य सुविधाओं का मानव संसाधन, दवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता, रेफरल सर्विस, निगरानी और अनुसंधान, मूल्यांकन, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, ये सारे शामिल होते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी सुधार के प्रयास किए जाते हैं वो इस घटक के अंदर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक और सामुदायिक प्रथाओं में सुधार। यानी जो ऐसी प्रथाएं हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, बुरी प्रथाएं, उनको कम किया जाए और अच्छी जो हेल्दी प्रैक्टिसेज है उनको बढ़ावा दिया जाए। बाल स्वास्थ्य विकास से संबंधित परिवार और समुदाय की जो प्रथाएं हैं या प्रैक्टिसेज हैं उनको सुधार करना। यदि जो हमारा टारगेटेड कम्युनिटी है या लक्षित समुदाय है वो इन प्रथाओं का ढंग से बढ़ावा देते हैं, पालन करते हैं, तो संभवतः बाल अस्तित्व विकास और विकास के सुधार करने में अपना योगदान देते हैं। तो इन तीनों घटकों पे पूरा जोर दिया जाता है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ IMNCI, क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर IMNCI बेस्ड है? सबसे पहला प्रिंसिपल कि सभी बीमार बच्चों की जांच, साइन और सिम्टम जो भी हैं सामान्य खतरों के लिए, उनकी जांच की जानी चाहिए और जो तत्काल रेफरल
और उच्च स्वास्थ्य सुविधा के स्तर पर प्रवेश की आवश्यकता का संकेत देते हैं, उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाए। सभी बीमार बच्चे यानी जो भी हमारे पास अस्पताल में या ओपीडी में आ रहे हैं, उनके प्रमुख लक्षणों को नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जैसे खांसी, बुखार, दस्त और कान आदि की समस्याएं। इसके अलावा बच्चों को पोषण, टीकाकरण की स्थिति, खिलाने की यानी खाने से संबंधित कोई यदि फीडिंग प्रॉब्लम है और अन्य समस्याओं का भी असेसमेंट या मूल्यांकन किया जाना चाहिए। रोग का पता लगाने के लिए उनकी संवेदनशीलता और विशिष्टता प्रमाण के आधार पर केवल सावधानी पूर्वक चयनित नैदानिक संकेत जो लक्षण हैं, उनकी सीमित संख्या का प्रयोग किया जाना चाहिए और ये प्री डिफाइंड यानी इवन लिखे हुए होते हैं कि कौन कौन से लक्षण होने पर कौन सी कैटेगरी आएगी। व्यक्तिगत संकेतों का एक संयोजन एक निदान की बजाय शिशु या एक बच्चे के वर्गीकरण की ओर ले जाता है। यानी इस प्रिंसिपल ये बताता है हमें कि हम उसमें पर्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं करते हैं, इसमें हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके आधार पर बच्चों को रेफर किया जाता है। वर्गीकरण से जो बच्चे की स्थिति है उसका पता लगता है, न कि डायग्नोसिस का। IMNCI प्रबंधन प्रक्रिया सीमित संख्या में आवश्यक दवाओं का उपयोग करती है, यानी बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है उनके ट्रीटमेंट की, एक निश्चित थोड़े ही मेडिसिन हैं जिनसे बच्चों का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है और शिशुओं और बच्चों के उपचार में जो कार्यवाहक हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो पूरा हमारा IMNCI इन 6 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। अब है कि IMNCI स्ट्रेटेजी क्या है। IMNCI रणनीति बच्चों के असेसमेंट या मूल्यांकन और वर्गीकरण और उपचार के लिए रंग कोडिंग या कलर कोडिंग शामिल है, यानी उनका क्लासिफिकेशन है। जैसे ही बच्चा स्वास्थ्य सुविधा या अस्पताल में प्रवेश करता है, उसका मूल्यांकन शुरू हो जाता है और उसका एक सिस्टम है। वो क्या सिस्टम है, ये देखिए। जैसे ही बच्चा ओपीडी में आएगा, उसको हम चेक करेंगे, कन्वर्जेंस तो नहीं है, अनकॉन्शियस या लिथार्जीपन नहीं है, या उसको ब्रेस्ट फीडिंग में या पीने में कोई दिक्कत है या वोमिटिंग है। इसके अलावा कफ या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डायरिया, फीवर और कोई ईयर से संबंधित प्रॉब्लम है। फिर हम न्यूट्रिशन का स्टेटस भी चेक करते हैं, इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करते हैं, उसका कार्ड वगैरह चेक करते हैं, इम्यूनाइजेशन कार्ड, और कोई भी फीडिंग प्रॉब्लम अन्य हो तो, और कोई भी अदर बड़ी प्रॉब्लम कोई हो तो ये पूछना है। क्योंकि नॉर्मली जब बच्चा अस्पताल में आता है तो उसके पेरेंट्स एक प्रॉब्लम को लेके आते हैं और वो उसी पे जोर देते हैं, बट उसके साथ साथ हमें अदर प्रॉब्लम भी पूछनी चाहिए, तब वो निकल के आएंगी बातें, वो बताएंगे कि क्या और प्रॉब्लम भी उस बच्चे को है। क्योंकि हमें तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है, कंप्लीट ट्रीटमेंट करके भेजना है। और उसके इन सब असेसमेंट के आधार पर हम बच्चे को क्लासिफाई करते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से। कौन कौन से कलर कोडिंग देंगे, पिंक, येलो और ग्रीन। अब पिंक, येलो और ग्रीन क्या है। पिंक कैटेगरी में वो आएंगे जिन्हें अर्जेंट रेफरल की जरूरत है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जैसे ही आए तो हम प्री रेफरल ट्रीटमेंट उनको देंगे, पेरेंट्स को एडवाइस देंगे कि क्या करना है, क्या जरूरी है, और बच्चे को रेफर कर देंगे आईपीडी में या इमरजेंसी में। ठीक है, तो जैसे ही रेफरल फैसिलिटी में बच्चा आएगा इमरजेंसी में, तो ट्रायज होगा, उसको ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग, एंड जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको फॉलोअप के लिए कहेंगे। येलो कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिनको रेफरल की जरूरत नहीं है, ओपीडी बेसिस पर ही उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पर लोकल ट्रीटमेंट इन्फेक्शंस का करेंगे, ओरल मेडिसिन देंगे, जो केयर टेकर हैं यानी पेरेंट्स हैं उनको एडवाइजेस देंगे और फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। ग्रीन, ग्रीन में क्या होगा, ग्रीन में उस बच्चे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, घर पर वो मैनेज हो सकता है। तो इसमें पेरेंट्स को काउंसलिंग की जाती है कि कैसे ओरल मेडिसिन देनी है जो भी दी गई है, लोकल इन्फेक्शन हैगा उसको घर पर कैसे मैनेज करेंगे, कंटिन्यू फीडिंग वो रखें बच्चे की, और कब उन्हें अस्पताल में फॉलोअप के लिए आना है। तो ये हमारा IMNCI एक स्ट्रेटेजी है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी। आप इसी प्रकार अन्य लेक्चर्स देखने के लिए मेरे पेज को लाइक करें फेसबुक पर, माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इस ब्लॉगर को विजिट करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।